नमस्ते। इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ना हम एक ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक रहस्य पर बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में सोने के बाजार में हड़कंप मचा दिया है। मतलब अचानक से जो ये झटके लगे हैं ना गोल्ड मार्केट में, इसके पीछे की पूरी कहानी आज हम डिकोड करेंगे। और यकीन मानिए, ये सिर्फ हमारे घरेलू बाजार का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प घटना से। 10 मई की बात है जब प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से एक सीधी अपील की। उन्होंने कहा कि भाई, विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हो सके तो 1 साल तक सोना मत खरीदिए। अब आप सोच सकते हैं इस एक बयान से बाजार में कैसा माहौल बन गया होगा। हर तरफ बस यही चर्चा थी कि क्या अब सोने के दाम सच में गिरने वाले हैं। एक अजीब सा सस्पेंस बन गया था मार्केट में। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो ठीक 3 दिन बाद आया। 13 मई को जो हुआ वो सच में हैरान कर देने वाला था। सोने के दाम गिरने की बजाय हमारे घरेलू बाजार में अचानक से 10 से 11,000 रुपए तक उछल गए। जी हाँ, लगभग 6% का स्पाइक। कोई छोटी बात नहीं है ये। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सरकार ने एकदम से सोने पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। सोचिए, एक तरफ सोना ना खरीदने की अपील और दूसरी तरफ ड्यूटी बढ़ाकर कीमतों में ये भारी उछाल। कुछ अजीब नहीं लगता? भाग 1, द पैटर्न रिवील्ड, अनकवरिंग द प्रेडिक्टेबल पॉलिसी लूप। जो अभी हमने देखा वो कोई अचानक हुई घटना नहीं है। इसके पीछे एक पूरा पैटर्न है जिसे हमें समझना होगा। चलिए इस डेटा को जरा ध्यान से देखते हैं। ये टाइमलाइन आपको बहुत कुछ बताएगी। 2020 में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी थी 12.5%, फिर 2021 में इसे घटाकर 7.5% कर दिया गया। ठीक है, लेकिन 2022 आते आते इसे फिर से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। फिर 2024 में वापस कट करके 6% पर लाया गया और अब इसे फिर से 15% कर दिया गया है। ये नंबर साफ दिखा रहे हैं कि सरकार एक तरह के 2 साल के साइकिल पर काम कर रही है। ड्यूटी घटाना, फिर सीधे दुगना कर देना। ये लूप लगातार चल रहा है। अब ये जो नई 15% ड्यूटी है, इसका गणित क्या है? दरअसल इसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी है और 5% एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है। तो जब ये 15% का गणित लागू हुआ ना, तो सोना इंपोर्ट करने वालों ने ये एक्स्ट्रा खर्च अपनी जेब से थोड़ी भरा। उन्होंने इसे सीधे ग्राहकों पर डाल दिया और नतीजा, रातों रात फिजिकल गोल्ड के दाम आसमान छूने लगे और बेचारी ज्वेलरी कंपनियों के शेयर धड़ाम से नीचे आ गिरे। भाग 2, द वाई, स्मगलिंग वर्सेस डेफिसिट्स, द गवर्नमेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक सीसॉ। सवाल ये है कि सरकार आखिर ऐसा करती क्यों है। चलिए इस दुविधा को समझते हैं। अब आते हैं हमारे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। सरकार असल में एक बहुत ही मुश्किल बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। ये बिल्कुल किसी पार्क वाले सीसॉ या तराजू की तरह है, जहां एक तरफ स्मगलिंग है और दूसरी तरफ ट्रेड डेफिसिट। जब सरकार ड्यूटी कम रखती है तो चलो स्मगलिंग तो रुक जाती है, लेकिन हमारा ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और वहीं जब सरकार घाटा कम करने के लिए ड्यूटी बढ़ा देती है तो ट्रेड डेफिसिट तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन सोने की स्मगलिंग फिर से रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगती है ना? कमाल की दुविधा। स्मगलिंग की बात करें तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 847 किलो। सिर्फ 3 महीनों के अंदर भारत के एयरपोर्ट्स पर इतना सोना पकड़ा गया है। और याद रखिए, ये तो सिर्फ वो सोना है जो पकड़ा गया है। जो निकल गया उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। इसी भारी तस्करी और स्मगलरों के मोटे मुनाफे को खत्म करने के लिए ही तो सरकार ने 2024 में ड्यूटी घटाकर 6% की थी, ताकि स्मगलिंग करने वालों का प्रॉफिट मार्जिन ही 0 हो जाए। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू यानी सीसॉ का दूसरा सिरा और भी खतरनाक है। इसे हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट या CAD। आसान भाषा में समझे तो हम एक्सपोर्ट करके जो पैसा कमाते हैं और इंपोर्ट करने के लिए जो पैसा चुकाते हैं, उसके बीच का जो अंतर है वो CAD है। अब क्योंकि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना बाहर से मंगाता है, तो जाहिर है हमें इसकी पेमेंट अमेरिकी डॉलर में करनी पड़ती है। तो जब हम इतना सारा सोना खरीदते हैं तो देश का बहुत सारा डॉलर बाहर चला जाता है और ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर एक बहुत भारी बोझ बन जाता है। और ये बोझ कितना बड़ा है? 333 बिलियन डॉलर। जी हाँ, आपने सही सुना। ये हमारे फाइनेंशियल ईयर 2026 का अनुमानित करंट अकाउंट डेफिसिट है। ये आंकड़ा इतना विशाल और डरावना है कि सरकार के हाथ पैर फूल गए और उन्हें मजबूर होकर सोने पर ड्यूटी वापस 15% करनी पड़ी।
क्योंकि देखिए, स्मगलिंग रोकना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देश का विदेशी मुद्रा भंडार अगर खाली हो गया तो वो उससे भी बड़ा खतरा बन जाएगा। भाग 3, करेंसी ड्रॉप एंड डॉलर डिमांड, द रिपल इफेक्ट ऑन द रूपी। अब देखते हैं कि इस पूरी गोल्ड बाइंग और ड्यूटी के खेल का हमारे अपने रुपए पर क्या असर होता है। अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो 10 मई को रुपयों और डॉलर का एक्सचेंज रेट था 44.43 और ड्यूटी बढ़ने के एकदम बाद ये 95.76 पर पहुंच गया। मतलब डॉलर के सामने हमारा रुपया अचानक से 2 से 3% गिर गया। और ये सब सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर हुआ। जैसे जैसे विदेशी मुद्रा कम होने का डर बढ़ता है, वैसे वैसे रुपये की वैल्यू नीचे गिरने लगती है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कोई आज की या किसी एक सरकार की समस्या नहीं है। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो चाहे आज की सरकार हो या पहले की, सभी ने कभी न कभी जनता से यही अपील की है कि भाई देश का विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए थोड़ा कम सोना खरीदो। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी राजनीतिक दल एक ही नाव में सवार रहे हैं। भाग 4, ग्लोबल फैक्टर्स एंड फ्यूचर ट्रेंड्स बियॉन्ड डोमेस्टिक ड्यूटीज। अब इस डोमेस्टिक मार्केट से थोड़ा बाहर निकलते हैं और ग्लोबल लेवल पर देखते हैं। तो अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है, सोने की कीमतों का आगे क्या होगा? हम घरेलू नीतियां तो समझ गए, लेकिन क्या ये काफी है? बिल्कुल नहीं। हमें ये देखना होगा कि ग्लोबल लेवल पर जो बदलाव हो रहे हैं वो इस पूरी तस्वीर को कैसे बदल सकते हैं। अब यहाँ जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका के फेडरल रिजर्व में बहुत बड़े बदलाव चल रहे हैं। जेरोम पावेल की जगह अब केविन वॉश ले रहे हैं और मार्केट को पूरी उम्मीद है कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स यानी ब्याज दरें कटने वाली हैं। अब इससे क्या होगा? जब ब्याज दरें गिरती हैं तो मार्केट में बहुत सारा कैश या लिक्विडिटी आ जाती है और ये सारा एक्स्ट्रा पैसा कहाँ जाता है? सीधा रिस्क वाले एसेट्स और सोने में। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे यहाँ ड्यूटी कुछ भी हो, ग्लोबल लेवल का ये सारा कैश सोने की कीमतों को और भी ऊपर लेकर जा सकता है। तो अगर हम शॉर्ट टर्म मार्केट की बात करें तो आने वाले कुछ महीनों में हमें बहुत तगड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि या तो सोना ±5% की एक शांत सी रेंज में फंसा रहेगा, या फिर अगर अमेरिका में रेट कट्स होते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा डायरेक्शनल ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। मतलब कीमतें एक ही झटके में काफी ऊपर या नीचे जा सकती हैं। अब जहां इतना उतार चढ़ाव होता है वहां ट्रेडर्स भी चुप नहीं बैठते। इस वॉलेटिलिटी में स्कैल्पिंग के बहुत अच्छे मौके बनते हैं। हमारे सोर्स बताते हैं कि आजकल ट्रेडर्स शार्क एक्सचेंज या मिरर पिप जैसे एडवांस्ड एल्गोरिदम और मिरर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग दिशा तटस्थ यानी डायरेक्शन एग्नोस्टिक स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। आसान भाषा में कहूं तो सोने का दाम चाहे थोड़ा सा ऊपर जाए या थोड़ा सा नीचे, ये लोग दोनों ही तरफ से वो छोटे छोटे मूवमेंट्स कैप्चर करके अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर ये मैक्रो इकोनॉमिक सीसॉ या कहीं कि आर्थिक पेंडुलम ऐसे ही झूलता रहता है और सरकारें हर 2 साल में ड्यूटी घटाने और बढ़ाने के इस चक्र में यूं ही फंसी हुई हैं, तो क्या 2028 में सोने पर एक और भारी ड्यूटी कटौती की गारंटी पहले से ही पक्की है? जरा सोचिएगा इस बारे में। ये मैक्रो इकोनॉमिक ड्रामा आगे कैसे अनफोल्ड होता है, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।